एपिसोड 84। 2 दिन का समय। सबने हैरान होकर अरशद की तरफ देखा। किसी को भी अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था। अरशद शुरू से ही अपने मन की करता था। उसने कभी किसी की नहीं सुनी। अनन्या के खिलाफ जाने से उसने कई बार अपनी माँ से बहस की थी और कई बार उन पर नाराज भी हुआ था, मगर आज आज तक उसने कभी अपनी हद पार नहीं की थी। लेकिन आज आज उसने लगभग लगभग अपनी माँ का गला पकड़ ही लिया था। मीनाक्षी जी शॉक्ड के मारे उसे देखे जा रही थी। अरशद की आंखें बंद थी। शायद वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था या फिर खुद को आगे जो होने वाला था उसके लिए तैयार कर रहा था। कोई नहीं जानता था कि अभी वह क्या सोच रहा है, लेकिन मीनाक्षी जी उन्हें एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह अरशद पर चिल्लाते हुए बोले, तू तू अब मुझे मारना चाहता है, अपनी माँ को मारना चाहता है? किसके लिए? उस लड़की के लिए। क्या वो लड़की तेरे लिए तेरी माँ से जरूरी है? क्या वो लड़की तुझे तेरे परिवार से ज्यादा जरूरी है? हाँ, वो मेरे लिए सबसे जरूरी है। अरशद ने एकदम से अपनी आंखें खोली और मीनाक्षी जी की आंखों में देखते हुए कहा। मीनाक्षी जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह शॉक्ड के मारे कुछ कदम पीछे हो गई। अरशद ने आगे आते हुए कहा, वह मेरे लिए सबसे जरूरी है, आपसे भी ज्यादा, इस परिवार से भी ज्यादा और इस दुनिया से भी ज्यादा। अगर मेरे लिए कुछ जरूरी है, कुछ मायने रखता है, तो सिर्फ वो और कुछ भी नहीं। मैंने आपसे कहा था, इनफैक्ट मैंने आप सभी से कहा था, उससे दूर रहिए। अगर वो आपको पसंद नहीं है तो उसे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने आपसे कहा था, वो मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है, मेरी जीने की वजह है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। पर शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। क्या आप उससे इतनी नफरत करती थी कि आपको अपने बेटे की खुशियां भी नजर नहीं आई? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे अपना बेटा ही नहीं मानती? क्योंकि अगर आप मुझे अपना बेटा मानती तो आपके लिए मेरी खुशियाँ ज़्यादा मायने रखती, मगर आपके लिए ना तो कभी मैं ज़रूरी था, ना ही मेरी खुशियाँ। अगर आपके लिए कुछ ज़रूरी था तो पैसा, पावर और रुतबा। और अनन्या तो एक नौकरानी की बेटी थी, ना तो उसके पास पैसा था और ना ही रुतबा। इसलिए आपने और पूरी सिंघानिया फैमिली ने उसे हमेशा ही नीचा समझा। मैंने सब इग्नोर किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन आपकी नफरत आन्या के लिए जहर साबित होगी। आपने सिर्फ उसके साथ गलत नहीं किया, बल्कि उसे मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अरशद के इस सब आखिरी शब्दों ने सबके होश उड़ा दिए। मीनाक्षी जी ने अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। साफ पता चल रहा था उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। शायद दोबारा मौका मिलने पर भी वो अनन्या को कभी पसंद नहीं करेगी। वहीं अथर्व अनन्या के बारे में सोचकर बेचैन हो गया और व्हीलचेयर को आगे लाते हुए बोला, अरशद क्या हुआ है उसे? क्या वो अभी ठीक है? क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा। मुझे एक बार उसके पास ले चलो। अरशद ने गुस्से भरी आंखों से उसे घूरा। वो होता कौन है उसकी अनन्या को देखने वाला? अरशद ने उसे नजरअंदाज किया और महेंद्र जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपको याद होगा आज से 17 साल पहले सिंघानिया इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी क्राइसिस से जूझ रही थी। आप जानते थे अगर बाहर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो अपनी कंपनी के शेयर डाउन हो जाएगा और इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपकी कंपनी डूब जाती। ऐसे में आपको किसी ऐसे की तलाश थी जो आपकी मदद कर सके। महेंद्र जी ने एक डर के साथ अरशद की तरफ देखा। वहीं रघुवेंद्र और देवेंद्र जी ने सवालिया नजरों से महेंद्र जी को देखा। उस वक्त तो वो दोनों कंपनी की एक बहुत बड़ी पोजीशन को संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। महेंद्र जी खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बोले, मुझे याद है। अरशद ने आगे कहा, अगर आपको यह याद है तो आपको यह भी याद होगा उस वक्त मैं यानी एडी ने आपकी हेल्प की थी। तो महेंद्र जी ने बोला, हाँ वो तुम थे। उसी वक्त मुझे तुम्हारे एडी होने के बारे में पता चला था। अरशद के होठों पर एक डरावनी हंसी ने जगह बना ली। वो बोला, उस वक्त आप मुझे कुछ देना चाहते थे और देखा जाए तो उस वक्त मैंने करोड़ों रुपए देकर आपकी कंपनी बचाई थी। यह सुनकर महेंद्र जी भी मुस्कुरा दिए, मगर उनका डर उनकी मुस्कुराहट छुपा नहीं पा रहा था। लेकिन अब वक्त आ गया था इसके एहसान का कर्ज उतारने का। वो बोले, तो तुम इसके बदले अपनी कीमत चाहते हो? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरशद ने बिना वक्त गवाए कहा, आपको क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? एक बिजनेसमैन के लिए उसके प्रॉफिट से बढ़कर कुछ नहीं होता। उस वक्त हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, इसलिए मैं आपसे अपना प्रॉफिट नहीं मांग सकता। आप मुझे मेरे
एग्जैक्ट अमाउंट रिटर्न कर दीजिए, लेकिन जल्दी, आपके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है। अरशद ने अपनी बात पूरी की और वहां से जाने लगा, मगर कुछ कदम आगे जाकर वो रुक गया और बिना पीछे मुड़े ही कहा, एक बात याद रखिएगा, सिंघानिया परिवार का बेटा अरशद सिंघानिया है, ना कि एडी। एक बेटा, एक पोता और एक भाई आप सभी को माफ कर सकता है, लेकिन एडी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, सिवाय उसकी वाइफ के। यह कहते हुए उसने अपना हाथ ऊपर करके 2 फिंगर दिखाते हुए बोला, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन। अगर 2 दिन में एडी को उसके पैसे नहीं मिले तो आप सबको यहाँ से जाना होगा, और उस वक्त अरशद सिंघानिया भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडी के सामने अरशद की कोई औकात नहीं है। अरशद ने मुड़कर सभी के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा और एक डेविल लुक के साथ वहां से निकल गया। उसके जाते ही विशाल सामने आते हुए बोला, जब तक सिंघानिया परिवार एडी बॉस के पैसे लौटा नहीं देता तब तक कोई भी सर्वेंट काम नहीं करेगा, तब तक सभी सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे। इसके बाद उसने एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा, रमन। जी बॉस। तुम 2 दिन तक अपने आदमियों के साथ यहीं पर सभी पर नजर रखोगे, खासकर मिसेस मीनाक्षी पर। मीनाक्षी जी ने घूरकर विशाल को देखा, मगर विशाल को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वहां से चला गया। कार में बैठने के बाद अरशद फोन में अनन्या की फोटो देखते हुए बोला, अनन्या वेट करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो चली थी। श्याम अंकल ने रेयर व्यू मिरर में अरशद को देखा। उन्हें उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो जानते थे यह बस कुछ समय के लिए था। एक बार अनन्या ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। विशाल ने विंडो से कार के अंदर देखते हुए अरशद से पूछा, बॉस आगे क्या करना है? अरशद ने फोन ऑफ किया और सामने देखते हुए एक शब्द में जवाब दिया, माधव। ओके बॉस। विशाल ने सिर हिलाया और जाकर दूसरी कार में बैठ गया। वहीं अरशद की आंखें फिर से डरावनी हो गई थी। दूसरी तरफ ईशान एक बिल्डिंग के 7वें फ्लोर के अपार्टमेंट की बेल बजाते हुए बोला, अनन्या क्या तुम अंदर हो? वो काफी समय से बाहर खड़ा था, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। ईशान को गुस्सा भी आ रहा था और उसे अनन्या के लिए टेंशन भी हो रही थी। इस बिल्डिंग में सभी मिडिल क्लास की फैमिली रहती थी, इसलिए एक फ्लोर पर कई सारे अपार्टमेंट थे। ईशान ने आसपास देखा और तभी उसे 2 औरतें सब्जी का थैला लिए लिफ्ट से बाहर आई। उसने उन औरत से पूछा, क्या आप इसी फ्लोर पर रहती हैं? उन दोनों ने पहले तो एक दूसरे को देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। ईशान थोड़ा रिलैक्स होकर बोला, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड भी यहाँ रहती है। यह कहते हुए उसने अनन्या के अपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो कहाँ यहाँ रहती है? क्या आप दोनों उसे जानती है? ईशान की बात सुनकर उन दोनों औरतों ने डरते हुए एक दूसरे को देखा और फिर एकदम से खुद को नॉर्मल करते हुए ईशान से कहा, क्या तुम अनन्या के बारे में पूछ रहे हो? ईशान बोला, जी हाँ अनन्या, वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन 2 दिन से उसका फ़ोन बंद है और अभी मैं काफ़ी समय से बेल बजा रहा हूँ, लेकिन वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। अरे वो यहाँ होगी तब तो दरवाज़ा खोलेगी। क्या मतलब आपका? क्या वो यहाँ नहीं है? नहीं, 2 दिन पहले कुछ लोग आए थे और उसे अपने साथ ले गए। पहले तो हमें थोड़ा अजीब लगा, इसलिए हमने अनन्या से पूछ लिया वो लोग कौन है। उसने बताया कि उसके अंकल आंटी के लोग हैं और अब वो कुछ समय तक उन्हीं के साथ रहेगी। ईशान ने इस बारे में सोचा, क्या सच में अनन्या अपने किसी अंकल आंटी के घर गई है? अगर ऐसा है तो उसका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं उसके अंकल आंटी उसे जबरदस्ती अपने साथ तो नहीं ले गए? मन में यह ख्याल आते ही उसने उन औरतों से पूछा, क्या अनन्या ने आप सभी से कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया था, जैसे उसके अंकल आंटी कौन है और वो कहाँ रहते हैं? नहीं, उसने हमें इस बारे में तो कुछ नहीं बताया। असल में वो दूसरे से बहुत कम बात करती थी, इसलिए हमने भी कभी उससे कुछ नहीं पूछा। यह सच था, अनन्या कभी दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करती थी। ईशान ने एक आखिरी बार अनन्या के अपार्टमेंट को देखा और उन औरतों को अपना कार्ड देते हुए बोला, यह मेरा कार्ड है, अगर वो वापस आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उन औरतों ने उससे कार्ड ले लिया और ईशान वहाँ से चला गया। उसके जाते ही उन दोनों औरतों ने चैन की सांस ली। असल में वो ना तो किसी अनन्या को जानती थी और ना ही उन्होंने कभी उसे देखा था, मगर कुछ सालों पहले यहाँ मास्क पहने बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने अपने बॉस का नाम एडी बताया और एक लड़की के बारे में भी बताया। पहले तो कोई भी उनकी बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन उनकी धमकी के बाद वो लोग उनकी बात मान गए। सालों बीत गए और आज तक कोई भी उस लड़की के बारे में पूछते हुए वहाँ नहीं आया था, इसलिए वो लोग भी टेंशन फ्री थे। मगर यहाँ एक लड़का आया।
वो नहीं जानते थे वो कौन था, लेकिन अभी उन्हें उन लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। एक ने कहा, अब क्या करें? क्या हमें अब उन डरावने मार्क्स वाले लोगों को इस बारे में बताना पड़ेगा? दूसरी बोली, बताना तो पड़ेगा ही। एक काम करते हैं, पहले हम बाकी सभी से इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहली बोली, यह सही रहेगा। वैसे भी मुझ में उन डरावने लोगों से बात करने की हिम्मत नहीं है। वहीं सिंघानिया पैलेस में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी सर्वेंट क्वार्टर में चले गए थे। महेंद्र जी, रघुवेंद्र जी, देवेंद्र जी, अथर्व, अमृता जी, मीनाक्षी जी और रामू काका के सिवा वहां दूसरा कोई नहीं था। अथर्व के आदमी, उसकी केयरटेकर को भी पैलेस से बाहर निकाल दिया गया था। सबकी नजरें मीनाक्षी जी पर थी। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे, मगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था वो उससे क्या बोले। वैसे भी अब कुछ बोलकर कुछ मिलने वाला तो था नहीं। मगर अथर्व, वो चुप नहीं रहा। उसने नाखुश होकर मीनाक्षी जी को देखा। वो दिल से अनन्या को पसंद करता था, मगर वो जानता था वो कभी उसे पा नहीं सकता, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। लेकिन उसकी फीलिंग वो सच्ची थी और हमेशा से ही उसकी परवाह थी। मगर अब जब वो अनन्या के बारे में सोच रहा था तो उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। और आखिर में उसने मीनाक्षी जी से पूछ ही लिया, मॉम, आपने अनन्या के साथ क्या किया है? मीनाक्षी जी को अभी भी अनन्या का नाम सुनकर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गुस्से में कहा, क्यों? तुझे इसके बारे में क्यों जानना है? क्या अब तू भी अरशद की तरह हमें छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है? अथर्व बोला, अगर आपने मुझे नहीं बताया आपने उसके साथ क्या किया है तो हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर मीनाक्षी जी को एकदम से गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, तो जा, तू भी चला जा, लेकिन वो लड़की, उसे तो मरना ही होगा। अगर वो बच भी गई तो मैं उसकी जान ले लूंगी, लेकिन उसे तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहने दूंगी। मॉम, अथर्व गुस्से में बोला, लेकिन मीनाक्षी जी को फर्क नहीं पड़ा और वो गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। अथर्व भी वहां रुकना नहीं चाहता था। अगर वो वहां रुका तो कभी भी अनन्या के बारे में पता नहीं लगा पाएगा। ऊपर से अभी भी वो व्हीलचेयर पर था, बिना केयरटेकर के वॉशरूम तक नहीं जा सकता था। उसने महेंद्र जी से कहा, दादाजी, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। महेंद्र जी ने भी उसे जाने से नहीं रोका। अथर्व वहां से चला गया।